नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी में पूरी ईमानदारी के साथ व्यस्त होंगे। मित्रों, आप तैयारी TGT आर्ट की कर रहे हैं तो आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट की तैयारी में व्यस्त हैं ना आप लोग? जल्दी से बताएं। व्यस्त रहिएगा मित्रों। उम्मीद है बहुत जल्द आपके बीच जो है परीक्षा डेट आ जाए। तो परीक्षा डेट आए उससे पहले ही आप हर पॉइंट को अच्छे से तैयार कर लें। जैसे आज की क्लास हम भारतीय सौंदर्य शास्त्र से पढ़ेंगे, लेकिन इसमें लगभग 100 से 150 प्रश्न आपके तैयार होने वाले हैं। 100 से 150 फैक्ट्स आपको ज़बान पे आ जाने वाला है, याद हो जाने वाला है। उसमें कहने वाली बात नहीं रहने वाली है। मित्रों, आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय सौंदर्य शास्त्र। शुक्राचार्य में सौंदर्य की आत्मा को संबोधित करते हुए शुक्राचार्य ने लिखा है, यह लक्ष्मी तेरे लिए नहीं है। यह नियम जो मैं प्रतिपादित कर रहा हूँ, यह विश्लेषण थी। प्रतिमा किसी प्रकार होनी चाहिए, उन प्रतिमानों के लिए लागू होते हैं, उन्हें पूजन के लिए लोग बनवाते हैं। ऐसा कथन शुक्राचार्य का है। शुक्र नीति सार में प्रतिमाओं के सृजन के लिए विधिवत प्रमाण और नाप जोख जो है दी गई है कि कैसा रूप आकार होना चाहिए, कि प्रतिमाएं किस रूप की होंगी। उन्हें 3 वर्गों में जो है लिखा गया है, एक तो सात्विक, एक राजसिक और एक तामसिक। तो इन 3 वर्गों में लिखने का काम भी शुक्र नीति सार में ही रहा, शुक्राचार्य ने ही किया। शुक्राचार्य ने स्पष्ट लिखा है, मानव की अत्यंत आकर्षक प्रतिमा से एक कुरूप देवता की प्रतिमा श्रेष्ठतर है। मित्रों, मानव जो सबसे सुंदर आपको लग रहा हो, उस सुंदर मानव से देवता का जो सबसे कुरूप व्यक्ति है वो अच्छा है। कहने का तात्पर्य ये है शुक्राचार्य का। भारतीय साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में सौंदर्य को श्री नाम से संबोधित किया। ऋग्वेद संस्कृत का शब्द होता, आप जानते हैं संस्कृत में लिखा गया है, सबसे पुराना वेद होता है और सौंदर्य को श्री नाम से वहां संबोधित किया गया है। अग्नि पुराण में कलाकार को योगियों के समान संयम, नियम और आचरण बतलाया गया। अग्नि पुराण में कलाकारों को उतना, जैसे योगी जो है संयम, नियम और आचरण पालन करते हैं, ऐसे कलाकार पालन करते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने काव्य में सर्वप्रथम रस सौंदर्य के अर्थों अलंकार शास्त्र में जो है हुआ है। महर्षि वाल्मीकि के काव्य में सबसे पहले रस सौंदर्य के अर्थों का अलंकार शास्त्र में जो है उल्लेख मिल जाता है। भरत मुनि द्वारा प्रतिपादित नाट्य शास्त्र प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसमें रंगमंच और अभिनय के माध्यम से रस के स्वरूप, उसकी निष्पत्ति एवं अनुभूति के विषय में सविस्तार चर्चा की गई है। दृश्य श्रव्य नाटकों को सर्वोच्च कला माना गया है मित्रों, और भरत मुनि का नाट्य शास्त्र भारतीय सौंदर्य दर्शन का प्राचीन ग्रंथ है, जिसमें उन्होंने अपनी सुप्रसिद्ध रस सिद्धांत को प्रतिपादित करने का काम किया। किसने? भरत मुनि ने। किसमें? नाट्य शास्त्र में। भावों द्वारा रस की निष्पत्ति और प्रेक्षक द्वारा उसकी अनुभूति सौंदर्य का सर्वोच्च स्वरूप बताया गया है। भारतीय मनीषियों ने रस, सौंदर्य और आनंद को लगभग पर्याय मान लिया मित्रों। रस का, सौंदर्य और आनंद को एक दूसरे का पर्याय बता दिया है। अभिनव गुप्त ने भी रस को आनंद ही कहा है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक जो है वो भरत मुनि थे। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 49 भाव, कितने? 49 भाव, 8 अस्थाई भाव और 33 संचारी भाव के साथ साथ 8 सात्विक भाव को भी शामिल किया है। किसने? भरत मुनि ने। किसमें? नाट्य शास्त्र में। रस का अर्थ है दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति। रस का अर्थ है दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति। भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र जो है वो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया। भरत के महान टीकाकार अभिनव गुप्त ने 9 अस्थाई भाव माने हैं, जिसमें रति होता है, हास्य है, शोक है, क्रोध है, भय है, उत्साह है, जुगुस्सा है, विस्मय है और
निर्वेद्य है। यही 9 भेद आज जो है सर्वमान्य है। सभी अस्थाई भाव श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विभेद, अद्भुत और शांत, इन रसों के। आगे बढ़े, आगे कहा जाता है मार्कंडेय मुनि ने मार्कंडेय मुनि ने विष्णु धर्मोत्तर पुराण में इन्हीं 9 अस्थाई भावों पर आधारित 9 प्रकार के रस चित्रों का जो है उल्लेख भी कर दिया। किसमें किया? विष्णु धर्मोत्तर पुराण में किया। किसने किया? मार्कंडेय मुनि ने किया। रस भाव को शास्त्र का रूप जो है, रस भाव को शास्त्र का रूप भरत मुनि ने ही दिया है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है। रस कला की आत्मा है, यह कथन किसका है? तो यह अभिनव गुप्त का कथन है मित्रों। और आगे बढ़ें, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस की भुक्ति होती है, तो यह कथन जो है यह भट्टनायक का है। किसका है? भट्टनायक का है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीति में विघ्न की बात किसने कही है? तो यह अभिनव गुप्त के द्वारा की गई है। चित्र सूत्र में 9 रस माने गए। कितने मित्रों? 9 रस बताए गए। सम्रांगण सूत्र में रसों की संख्या 11 तक बताई गई है। अस्थाई भाव को रस दशा तक पहुंचाने में विभाव, अनुभाव, संचारी भाव का जो है सहयोग रहता है। किसका सहयोग रहता है? विभाव, अनुभाव और संचारी भावों का सहयोग रहता है। विभाव के 2 भेद हैं मित्रों, आलंबन और उद्दीपन। क्या है? आलंबन तथा उद्दीपन। अनुभाव 3 भागों में विभक्त किया जाता है। किसमें? 3 भागों में विभक्त होता है, कायिक, मानसिक और सात्विक। कायिक, मानसिक और सात्विक, इन 3 भावों में अनुभाव को विभक्त कर लिया जाता है। संचारी भावों की संख्या जो है वो 33 है मित्रों। कितनी है? 33 है। भरत मुनि के अनुसार रस अस्थाई भाव और प्रतीक रंग इस टाइप से दिए गए, जैसे रस में है श्रृंगार रस, तो उसका जो अस्थाई भाव है वो रति है और प्रतीक जो है रंग वो श्याम है। हास्य रस है तो उसका हास्य अस्थाई भाव भी है और जो उसका प्रतीक रंग है वो श्वेत है। करुण की बात आती है, रस करुण है तो शोक उसका अस्थाई भाव है और कपोत या काला जो है उसका प्रतीक रंग बताया जाता है। वीर रस की हम बात करें तो उत्साह इसका अस्थाई भाव बनता है और लाल जो है इसका प्रतीक रंग हो जाता है। जबकि रौद्र रस की बात करते हैं तो क्रोध इसका अस्थाई भाव है और सिंदूरी लाल जो है इसका प्रतीक रंग हो जाता है। भयानक की हम बात करें मित्रों तो भयानक का जो अस्थाई भाव बनेगा भयानक रस है और भय जो है इसका अस्थाई भाव बनता है। काला इसका जो है वो प्रतीक रंग हो जाता है। विभीत रस की हम बात करें तो जुगुस्सा जो है इसका जो है क्या बनता है? अस्थाई भाव और नीला इसका जो है रंग होता है मित्रों। जबकि अद्भुत की बात करते हैं तो अद्भुत रस का जो अस्थाई भाव बनता है वो विषमय बनता है और फाइनली रंग पीला बन जाता है। शांत रस की बात करते हैं तो निर्वेद जो है इसका अस्थाई भाव है और सफेद फाइनली इसका जो है वो प्रतीक रंग बनता है। तो ये भरत मुनि के अकॉर्डिंग आपके भाव, अस्थाई भाव और प्रतीक रंग हुए, जो टोटल 9 है। 9 को आपने देखा। और आगे बढ़े, कहा जाता है शांत रस पहली बार जो है किसने प्रस्तुत किया था मित्रों? तो शांत रस पहली बार जो प्रस्तुत किए वो अभिनव गुप्त ने ही प्रस्तुत किया। भारत में प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल किस भारतीय समकालीन कला से संबंधित हैं? तो समीक्षावादी कला से संबंध रखते हैं। रस मीमांसा की हम बात करें तो रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ही लिखा गया ग्रंथ है। रामचंद्र शुक्ल जाने जाते हैं समीक्षावादी कलाकार के रूप में, इनकी ख्याति होती है। सीधे ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन ही आपसे पूछता है। रेखावली ग्रंथ किसने लिखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। और आगे बढ़े तो कलाकार कोई विशेष प्रकार का मनुष्य नहीं होता, बल्कि हर मनुष्य इस विश्व जो है विशेष प्रकार का मनुष्य होता है। कलाकार कोई विशेष प्रकार का मनुष्य नहीं होता, बल्कि हर मनुष्य जो है एक विशेष प्रकार का मनुष्य होता है। ऐसा कथन आनंद कुमार स्वामी का है। किसका है? आनंद कुमार स्वामी का है। रस का प्रमुख स्रोत जो है वो नाट्य होता है। भारतीय सौंदर्य शास्त्री अभिनव गुप्त, भरत मुनि और भट्ट नायक के साथ केशव मलिक होते हैं। ये लोग सौंदर्य शास्त्री हैं भारतीय। रौद्र रस का जो रंग है मित्रों वो लाल होता है, कई बार पूछा गया। कामसूत्र पूछा जाए तो वात्स्यायन ने लिखी है 400 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के मध्य का जो है ये ग्रंथ है, वात्स्यायन के द्वारा लिखी गई है। वात्स्यायन ने कामसूत्र में कितने कलाओं का? तो 64 कलाओं का जो है उल्लेख किया है। कामसूत्र के टीका जिसमें षडंग का जो है वर्णन है, टीकाकार कौन है? यशोधर पंडित होते हैं।
भारतीय षडंग यानी 6 अंग में कलाकार यशोधर पंडित ही बनते हैं। और 6 अंग कौन से हैं? तो भारतीय चित्रकला के 6 अंगों को सही क्रम में अगर लगाया जाए तो रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सदृश और वर्णिका भंग है, जिसमें रूप भेद पहले नंबर पे, प्रमाण दूसरे नंबर पे, भाव तीसरे नंबर पे, लावण्य योजना चौथे नंबर पे, सदृश 5वें और वर्णिका भंग जो है 6वें क्रम पे आता है। भारतीय चित्रकला में 6 अंगों का विस्तृत जो वर्जन है वो यशोधर कृति जयमंगला में मिल जाता है मित्रों। और आगे बढ़ें, षडांग सिद्धांत जयमंगला ग्रंथ में है। षडांग सिद्धांत जयमंगला ग्रंथ में देखने को मिल जाता है। षडांग का पहला अंग जो है वो रूप भेद होता है। और आगे बढ़े मित्रों तो आगे कहा जाता है ऋग्वेद में, क्या ऋग्वेद में चमड़े पर बने चित्र किस देवता का वर्णन होता है? तो ये अग्नि देवता का वर्णन देखने को मिल जाता है। और आगे बढ़े मित्रों तो कहा जाता है भारतीय शिल्प के षडंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारतीय शिल्प के षडंग जो लिखने का काम है अवनीनाथ टैगोर का है। ये बंगाल शैली वाले अवनी बाबू हैं। यशोधर के चित्र षडंग का पुनर्व्याख्या किसने किया मित्रों? तो अवनीनाथ टैगोर ने ही इसका पुनर्व्याख्या किया है। भारतीय षडंग के अनुरूप चीनी षडंग सीहो ने लिखा है। कई बार पूछा गया चीनी षडंग के लेखक कौन है? सीहो। सीहो ने अपने ग्रंथ एशियाटिक में वायर ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ द पेंटर्स की बात करें तो इसमें 6 चीनी नियमों को लिखा है, 6 चीनी षडांगों को लिखा है, जो इस प्रकार है मित्रों। जैसे पहला यहाँ पे सशक्त सजीवता की बात की गई है, दूसरा वर्णिका भंग की बात है, तीसरा रूप सदृश्यता की बात है, चौथा अनुरूप रंग विधान की बात है, 5वां सुनियोजित संयोजन की बात है और 6वां जो है वो अनुकृतिकरण की बात जो है सीहो ने की है। भारतीय षडंग के समान चीनियों ने 6 लम्प्स ऑफ चाइनीज पेंटिंग उनके गहन सौंदर्य अंतःदृष्टि का परिचय देते हैं। 1928 में प्रकाशित हु शूचिंग यू की फिलॉसफी ऑफ द ब्यूटीफुल में कला को मानव जीवन की आत्मा कहा गया है। रामचंद्र शुक्ल की कला पर जो है वो काशी शैली का प्रभाव पड़ा है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन से। विष्णु धर्मोत्तर पुराण मार्कंडेय मुनि के द्वारा लिखा गया। किसके ने लिखा है? तो मित्रों विष्णु धर्मोत्तर पुराण मार्कंडेय मुनि ने लिखा है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण 6वीं शताब्दी ईस्वी में लिखा गया है और ये गुप्त काल से संबंध रखता है। किस काल से? गुप्त टाइम पीरियड से संबंधित है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण 5 कला रूपों की चर्चा की गई है। और आगे बढ़े मित्रों तो आगे कहा जाता है विष्णु धर्मोत्तर पुराण चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला तीनों से संबंधित बताया जाता है। और आगे बढ़ें, चित्र लक्षणम के रचयिता कौन है? राजा भयजीत हैं। इन्हें नग्नजीत भी कहा जाता है। तो राजा भयजीत किसके रचयिता है? चित्र लक्षणम के। पौराणिक रूप से चित्र लक्षणम का या चित्र लक्षणम में चित्रकला की उत्पत्ति से संबंधित कथा का जो है वर्णन मिल जाता है। पौराणिक रूप से चित्र लक्षणम के अनुसार प्रथम चित्रकार कौन है मित्रों? तो पहला चित्रकार ब्रह्मा है। और आगे बढ़े तो अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कालिदास है मित्रों। कौन है? कालिदास है। मेघदूत की रचना कालिदास ने ही की है। मेघदूत में वर्णित यक्ष में धातु रंग से यक्षिणी का चित्र बनाया गया। किससे? धातु रंग से। भारतीय ग्रंथ बृहद संहिता के रचयिता जो है वो वराह मिहिर होते हैं। और रामचरितमानस में विनय पत्रिका के जो लेखक हैं वो गोस्वामी तुलसीदास है। रामचरितमानस और विनय पत्रिका रचना किसकी है? गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं मित्रों। और प्रेम से सुंदर यहाँ कुछ नहीं है रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। तुलसीदास अकबर के समकालीन रहे हैं। कई बार क्वेश्चंस पूछा गया वनडे एंट्रेंस में। ललित विस्तार ग्रंथ के लेखक कौन है मित्रों? तो ललित विस्तार को लिखने का काम बुद्ध घोष का रहा है। ललित विस्तार से 86 कलाओं का जो है वर्णन मिलता है, 86 कलाओं का उल्लेख मिलता है। चाणक्य या कौटिल्य या अर्थशास्त्र के लिए जो है फेमस हो जाते हैं। चाणक्य या कौटिल्य किसके लिए मित्रों? अर्थशास्त्र के लिए जाने जाते हैं, फेमस होते हैं। रतन परिमो क्या है मित्रों? एक कला समीक्षक के रूप में कार्य किए हैं, कला समीक्षक हैं। शमरांगण सूत्रधार की हम बात करें तो इसके लेखक राजा भोज हैं। इसकी रचना 1005 से 1054 ईस्वी के आसपास लिखी गई है। महाभारत की बात करते हैं तो मित्रों 600 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच लिखी गई। कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास के द्वारा महाभारत को लिखा गया है। और आगे हम बढ़ते हैं तो कहा जाता है महाभारत में उषा अनिरुद्ध, क्या उषा अनिरुद्ध की एक सुंदर प्रेम कथा के प्रसंग का जो चित्रकला में वर्णन है किसका है? उषा और अनिरुद्ध का है।
महाभारत में एक चित्रकार हैं चित्रलेखा, उनका नाम बहुत बढ़िया से लिया जाता है। अनिरुद्ध का चित्र किसने बनाया? तो इन्हीं चित्रलेखा चित्रकार के द्वारा बनाया गया। लाफिर का कहना है कि भारतवर्ष में चित्रकला का जन्म दरबारों, राज दरबारों में हुआ और पुजारियों के प्रभाव स्वरूप नहीं हुआ है। पुजारियों का प्रभाव इस पे नहीं है, लाफिर के अकॉर्डिंग है। और आगे बढ़े मित्रों तो रामायण 600 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व की रचना है। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा इसे लिखा गया है। अश्वमेघ यज्ञ के समय राम ने अपने सहधर्मिणी सीता की एक स्वर्ण प्रतिमा बनवाई थी, सभी जानते हैं। इसका जो निर्माणकर्ता शिल्पी रहा है वो मैजीत रहा है, तो मय का नाम दिया जाता है शिल्पी के रूप में। पंचदर्शी का जो लेखक है मित्रों वो विद्यारण मुनि जी हैं। कौन है? विद्यारण मुनि हैं। भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी भारतीय कला को लिखे हैं, पुस्तक पूछी जाती है। गीत गोविंद का लेखक कौन है मित्रों? तो गीत गोविंद के लेखक आप भी जानते हैं, जयदेव जी हैं। सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? रसमाला। सोमेश्वर के द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? रसमाला है। राजित रंगणी के लेखक कौन है मित्रों? तो कलहण है। कौन है? कलहण। शिल्प रत्न के लेखक कौन है? श्री कुमार जी हैं। और पुष्पक विमान किसने बनाया मित्रों? तो देवशिल्पी विश्वकर्मा ने जो है पुष्पक विमान को बनाने का काम किया है। देवताओं के प्रमुख शिल्पी का नाम क्या था मित्रों? तो देवताओं के जो प्रमुख शिल्पी बनते हैं उनका नाम विश्वकर्मा होता है। और आगे बढ़े तो सुरसुंदरी कहा। सुरसुंदरी कहा मित्रों 1028 ईस्वी, प्राकृतिक मगधी भाषा एक जैन कहानी है। सुरसुंदरी कहा प्राकृतिक मगधी भाषा एक जैन कहानी है। अभिलाषितार्थ चिंतामणि, जिस पर अपर नाम मानसोल्लास नामक ग्रंथ जो है 1129 ईस्वी में सोमेश्वर के द्वारा लिखा गया। कर्ण सुंदरी बिलहण कवि 11वीं शताब्दी की एक रचना होती है। प्रसन्न राघव नाटक 13वीं शताब्दी की है और जयदेव के द्वारा लिखी गई है। बृहद कथा मंजरी की रचना जो है वो कश्मीरी कवि छमेंद्र के द्वारा की गई। किसके द्वारा? छमेंद्र के द्वारा की गई है। नैषद चरित्र नामक महाभारत की रचना जो है वो 12वीं सदी में श्री हर्ष के द्वारा की जाती है। तो 12वीं सदी में नैषद चरित्र की बात करें, नैषद चरित्र श्री हर्ष ने लिखी, 12वीं सदी की रचना है। अलंकार सिद्धांत के जो लेखक है मित्रों, अलंकार सिद्धांत भामह के द्वारा दिया गया, याद रखना है। वक्रोक्ति की अगर बात करते हैं तो वक्रोक्ति सिद्धांत जो है वो कुंतक के द्वारा दिया गया, कुंतक के द्वारा। और आगे बढ़े मित्रों, कहा जाता है भामा ने वाकोक्ति को सभी अलंकारों की जननी माना है। भामा ने वाकोक्ति को सभी अलंकारों की जननी मान लिया है। आनंदवर्धन ने ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया। आरोपवाद या फिर उत्पत्तिवाद, आरोपवाद या फिर उत्पत्तिवाद के प्रतिपादक कौन है? तो भट्टलोल्लट जी होते हैं। अनुमतिवाद की बात करते हैं, इसके सिद्धांत जो देते हैं वो श्रीशंकु देते हैं। कौन देता है? शकंकु। कई बार शकंकु लिखा मिलता है, कई बार शकंकु मिलता है, कई बार शंकुक मिलता है। और आगे बात करते हैं मित्रों अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत का प्रतिपादक, तो भक्तिवाद जो है वो देते हैं भट्टनायक जी और अनुमुक्तिवाद जो है वो शकंकु देते हैं। अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत के रचयिता अभिनवगुप्त हैं, जबकि भुक्तिवाद आपने देखा भट्टनायक जी। आनंदवर्धन कृति जो है ध्यानालोक का टीका ध्यानालोक लोचन नाम से किसने लिखा? अभिनवगुप्त के द्वारा लिख दिया गया। काव्यशास्त्र के रचनाकार कौन है? आचार्य भामा हैं। और आगे बढ़े तो काव्यशास्त्र के रचयिता मम्मट ने आनंद को समस्त जीवन का तत्व मान लिया है। किसने? मम्मट ने। काव्य प्रकाश के रचयिता हैं मम्मट। आनंद को समस्त जीवन का तत्व बताया। श्रृंगार प्रकाश के रचयिता जो हैं वो भोज होते हैं। और भारतीय कला समीक्षक रविन्द्रनाथ टैगोर, अर्नेस्ट विनफील्ड हेबेल, आनंद गणेश कुमार स्वामी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर कांति चंद शुक्ल और नागेंद्र के साथ जो है जयशंकर जी, ये लोग कला समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। हिंदू व्यू ऑफ आर्ट्स जो पुस्तक है मित्रों ये मुल्कराज आनंद की है, 1933 में लिखी जाती है। पर्सी ब्राउन ब्रिटिश इतिहासकार रहे हैं मित्रों, तो आपसे पूछा जाए पर्सी ब्राउन का संबंध किससे है? ब्रिटिश इतिहासकार के रूप में रहा है। और आगे बढ़े, कहा जाता है इंडियन आर्किटेक्चर ग्रंथ के लेखक कौन है? तो पर्सी ब्राउन ही है। इंडियन स्कल्पचर एंड आइकॉनोग्राफी के लेखक कौन है? गणपति वी स्थपित इंडियन स्कल्पचर एंड आइकॉनोग्राफी के लेखक। कला प्रकृति द्वारा देखा हुआ जीवन है, कला प्रकृति द्वारा देखा हुआ जीवन है, यह कथन कलाविद एमिल जोला का है। किसका है? एमिल जोला का है। द फ्लैम्ड मैजिक की बात करते हैं, भारतीय समकालीन चित्र 1997 में है। पुस्तक के लेखक नेवली तुली हैं। कौन है? नेवली तुली हैं।
और आगे बात करते हैं तो ओशियन ग्रुप के संस्थापक कौन थे मित्रों? नेवली तुली ही होते हैं। काव्य और कला में जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, मानव सौंदर्य बोधि के द्वारा ईश्वर की सत्ता का अनुभव करता है। और आगे बढ़े तो द म्यूजिक ऑफ थिंकर नामक जो ग्रंथ है वो गिब्सन के द्वारा लिखा गया है। तो द म्यूज एंड थिंकर ग्रंथ किसने लिखा? तो गिब्सन के द्वारा लिखा गया मित्रों ग्रंथ है, आपको याद रखना है। तो मित्रों इस टाइप से भारतीय सौंदर्य शास्त्र से जुड़ा हुआ लगभग डाटा कंप्लीट होता है। आपने इसी में षडंग, चीनी षडंग के बारे में भी देखा और चीनी षडंग के उल्लेख्यों को भी देखा, जैसे सशक्त सजीवता से स्टार्ट होता है और अनुकृतिकरण तक जाता है। सीहो जिसके राइटर होते हैं उसको भी आपने समझने का प्रयास किया है। उम्मीद है जो भरत मुनि ने रस सिद्धांत दिया, सभी रसों के अस्थाई भाव, प्रतीक, रंग और रसों के नाम दिए, उसको भी आपने समझने का प्रयास किया होगा। तो ये क्लास आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं क्षण में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।